नमस्कार दोस्तों, इतिहास के टेस्ट सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रश्न है बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। आप कोई भी परीक्षा दीजिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में स्थित थीं? बिहार होगा कि गुजरात की, राजस्थान की, तमिलनाडु, या फिर चारों में तांबे की खानें थीं प्राचीन भारत में? ये बिहार से नहीं, बिहार होगा। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर प्राचीन काल में भारत में तांबे की खानें थीं। तो बिहार में तांबे की खानें थीं, सही है, क्योंकि बिहार के सिंहभूम जिले में उस समय तांबे की खानें पाई जाती थीं। प्राचीन काल में गुजरात के कच्छ क्षेत्र से भी तांबे की खानें पाई जाती थीं। और राजस्थान के खेतड़ी की खान प्रसिद्ध थी तांबे की खान के लिए। तमिलनाडु से तांबे की खान नहीं मिली है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख हुआ है? द्वती एवं अपाया का, या सिंध एवं चेनाब का, या रावी एवं झेलम का, या सिंध एवं रावी का? तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 19 नदियों का उल्लेख है, जबकि अगर संपूर्ण ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर ऋग वैदिक काल की बात करें तो उसमें कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में जिसमें कि 19 नदियों का उल्लेख है, उसमें उल्लिखित है कि सरस्वती नदी की 2 सहायक नदियां थी। कौन थी? तो वह थे द्वती एवं अपाया। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है, यानी किसका अधिक बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में वे देवता जो उपयोगी होने के साथ साथ अत्यंत भयावह देवता के रूप में भी विख्यात थे और उनका सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है, वह देवता कौन थे? तो वह देवता थे इंद्र। ऑप्शन सी सही होगा। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार किया गया है, जो कि सर्वाधिक है। सर्वाधिक बार इन्हीं का उल्लेख हुआ है। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? उत्तरी कृष्ण मार्जी पात्र से, गैरिक मृदभांड से, या चित्रित धूसर पात्र से, या भूरे मटमैले रंग से लिप्त मृतभांड से? तो भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से संबंधित किया जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? तो बताना इसमें से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है। अशोक का लेख ये भी साक्ष्य है मौर्य काल का। चित्रित धूसर मृदभांड ये वैदिक काल की जानकारी देता है। यूनानी लेखकों के विवरण, इससे भी आपको मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो मौर्य काल के बारे में जानकारी देने वाला जो साक्ष्य इसमें नहीं है वो कौन सा है? वो होगा ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृदभांड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजराज प्रथम की, राजेंद्र प्रथम की, या राजाधिराज प्रथम की, या कुलोत्तुंग द्वितीय की? तो जिस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी वह चोल शासक था
राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोलों के स्थानीय स्वायत्त शालिग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? तो देखते हैं इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है। राजराज प्रथम से है, या कि विजयालय से है, या सुंदर चोल से, या परांतक प्रथम से। तो उत्तर मेरु अभिलेख का संबंध परांतक प्रथम से है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है? यह कब और कहाँ लिखी गई? तो ऑप्शन बताना है आपको कि वह कौन सी पांडुलिपि है जो सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई और वह कब और कहाँ लिखी गई। तो वह शतपथ ब्राह्मण होगा, कि चचनामा होगा, कि कल्हड़ की राजतंगड़ी है, कि नारायण का हितोपदेश है। तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन ए सही होगा। शतपथ ब्राह्मण कागज पर लिखी गई सर्वप्रथम पांडुलिपि है जो 1089 ईस्वी में लिखी गई, और कहाँ पर? तो कश्मीर में लिखी गई थी। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोदी सुल्तान की पहचान करना है। वह कौन सा लोदी सुल्तान था? इब्राहिम लोदी था, कि सिकंदर लोदी, कि बहलोल लोदी, कि मलिक काला था? यह जिसके बारे में कथन कहा गया है वह लोदी वंश का सुल्तान सिकंदर लोदी था, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। किस भूमि से पूछ रहा है? जागीर भूमि से, कि खालिसा भूमि से, कि उसरी भूमि से, कि मदद ए मासा भूमि से। 1/2 भू राजस्व वसूल किया था फिरोज शाह तुगलक ने। वह भूमि कौन थी? तो वह भूमि थी उसरी भूमि, ऑप्शन सी सही होगा। उसरी भूमि से उसर नामक कर लिया जाता था, और यह कर केवल मुसलमानों से लिया जाता था। उनकी उपज का 1/10वां भाग लिया जाता था। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, किसने कहा? यह किसने कहा कि अब अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था? यह बी.ए. स्मिथ ने कहा है, कि स्टेनले लेनपूल ने कहा है, कि एडवर्ड गैरिट ने, या इरफान अबीब ने कहा है? तो अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, यह कहा है स्टेनले लेनपूल ने, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे गया? अब बताना इसमें से कौन है वो जो मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे गया। रहनुमा बेगम थी, कि नूरजहां बेगम थी, कि जहां आरा बेगम थी, कि गुलबदन बेगम थी? तो गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हुमायूं नामा था। इसी हुमायूं नामा में इन्होंने मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मालदेव के दो सेनानायक जो शेर शाह के विरुद्ध गिरी सुलेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, वो कौन दो सेनानायक थे जो शेर शाह के विरुद्ध लड़े थे गिरी सुलेल के युद्ध में? गोरा और बादल थे, कि जैता और पुंजा थे, कि जैता और मुप्पा थे, कि रणमल और झाला थे? तो वो दो सेनानायक थे जैता और मुप्पा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जदरूप गोसाई से मिलने गया था? कौन सा मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और साथ ही साथ जदरूप गोसाई से मिलने गया था? तो वह मुगल सम्राट था जहांगीर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने आय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा? मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। तो यह वाक्य किसने कहा है? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने कि जहांगीर ने? तो यह वाक्य कहा है अकबर ने। ऑप्शन सी सही होगा। विजयनगर साम्राज्य की न्यायाधिकार व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी? सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था पर, या सुल्तानों की युद्ध प्रणाली थी, या सल्तनत विधि प्रणाली थी, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो विजयनगर साम्राज्य की न्यायाधिकार व्यवस्था जिस पर आधारित थी वह थी सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 4 परिधीय न्यायालयों, जिसे सर्किट कोर्ट्स भी कहा जाता था, को आरंभ किया, जिनमें से 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए था? वारेन हेस्टिंग ने तो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1892-93 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रथा लागू की थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही 4 परिधीय न्यायालयों को आरंभ किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय साहित्यकार होने के नाते साहित्य जगत में ओवन मैरीडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? वह कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, कि लॉर्ड रिपन था, कि लॉर्ड रीडिंग, कि लॉर्ड लिटन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, वह लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन ने ही 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लागू किया था। अगला प्रश्न है, बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक थे, बताना है कौन थे? शशिपाद बनर्जी थे, कि एन.एम. लोखंडे थे, एम.एन. राय थे, कि एस.एम. जोशी थे? तो बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1890 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने किया था? तो एन.एम. लोखंडे ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा, कि राज नारायण बोस ने कहा, कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा? तो देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, यह वाक्य कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन सी सही होगा। कांग्रेस ने 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? कांग्रेस के 1922-23 में स्वराज दल की स्थापना हुई और इसमें से कौन शामिल नहीं था? पूछ रहा था कि मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं थे, कि सी.आर. दास, की हकीम अजमल खां, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने मिलकर ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। हकीम अजमल खां भी बाद में स्वराज पार्टी से जुड़े थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये शामिल नहीं थे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। पहला है दांडी मार्च, जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो दांडी मार्च आपका यह शुरू हुआ 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को। जलियांवाला बाग हुआ था 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन यह प्रारंभ हुआ 1942 में और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में। ये क्रम आपको बैठाना है, तो सबसे पहले क्रम कौन आएगा? स्वदेशी आंदोलन, यानी 4 पहले होगा। इसके बाद कौन सा आएगा? दूसरा वाला जलियांवाला बाग 1919 का। तीसरा कौन सा आएगा? 1930 यानी दांडी मार्च यानी पहला। तो 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी, और यह सरकार कब गठित की थी वो समय पूछ रहा है कि 19 अक्टूबर 1943 में, कि 20 अक्टूबर 1943 में, कि 21 अक्टूबर 1943 में, कि 24 अक्टूबर 1943 में। तो उन्होंने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की कब? 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो ये पूछ रहा है कि जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी वह पहला व्यक्ति कौन था? गोपाल हरि देशमुख थे, कि भोलानाथ चंद्र थे, कि स्वामी दयानंद, कि जोगेंद्र चंद्र घोष थे? तो वह पहला व्यक्ति जिसने स्वदेशी आंदोलन विचारधारा की वकालत की, उस व्यक्ति का नाम है भोलानाथ चंद। ऑप्शन बी सही होगा। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी विचारधारा को आगे बढ़ाया था, लेकिन इस विचारधारा की वकालत सबसे पहले भोलानाथ चंद ने की थी। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? तो चतुर्मुखी कार्यक्रम किसने राष्ट्र को दिया था? दादा भाई नौरोजी ने, कि बाल गंगाधर तिलक ने, कि महात्मा गांधी ने, कि अरविंद घोष ने? तो यह चतुर्मुखी कार्यक्रम दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इस 25 प्रश्न में से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।